पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। दस बजकर 4 मिनट हुए थे जब मैं बिमला उर्फ पुष्पा के फ्लैट के सामने पहुंच गया। घंटी के जवाब में फौरन ही दरवाजा खुल गया था। यकीनन वो मेरी मुंतजिर थी। गहरे आसमानी रंग की बनियान और चुस्त जीन्स में किसी मंझी हुई एथलीट की तरह लग रही थी। सुनहरे बाल पोनी में कैद होने की वजह से तसलसल से हिल रहे थे, जैसे फूलों की डाल हवा से लहराती है। उसका जिस्म निहायत मुतनासिब और सांचे में ढला हुआ था। साफ लगता था कि बाकायदगी से वर्जिश करती है। मुझे देखते ही उसके होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम नमदार हुआ और उसने एक जानिब होकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर दाखिल होकर मैंने बगैर इजाजत सोफे पर नशिस्त संभाल ली। वो दरवाजा बंद करके मेरे सामने आई। बोली, चाय, कॉफी या ठंडा? मैंने नफी में सर हिलाया, शुक्रिया। वो नदामत से बोली, माजरत, गुज़श्ता मुलाकात किसी खुशगवार माहौल में ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए चाय पानी का ना पूछ सकी। मैंने कदरे तंजिया लहजे में कहा, पुष्पा बीबी, मेहमान नवाजी माहौल की मोहताज नहीं हुआ करती। वो बोली, ठंडा सही रहेगा, आपको गुस्से पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। वो बेतकल्लुफी से कहते हुए बावर्ची खाने में घुस गई। चंद लम्हों के बाद वो आम का ताज़ा जूस मेरे सामने रख रही थी। मैंने बेतकल्लुफी से एक गिलास उठा लिया। अपना गिलास उठाकर वो साथ वाले सोफे पर बैठ गई। छोटा सा घूंट लेते हुए उसने दिलचस्पी से कहा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, सवाल पूछने से किसने रोका है, अलबत्ता जवाब का तकाजा करना दुरुस्त नहीं। उसने मुंह बनाया। बोली, फिर पूछने का फायदा? मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। कहा, तो ना पूछो, मैं यहाँ इंटरव्यू देने तो नहीं आया। आप मुद्दे पर आएं ताकि कोई लाहे अमल तय किया जा सके। उसने कहा लगाया। बोली, हर किसी से यूं ही बदअखलाकी से पेश आते हो या मुझ पर खुसूसी नवाजिश हो रही है? मैंने हैरानी जाहिर की। कहा, मुझे लगा था आप किसी अहम ओहदे पर फाइज हैं। वो फखरी अंदाज में बोली, ऐसा ही है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तो ओहदा देने वाले इतने सादा हैं कि वक्त जाया करने वाली को इतने अहम ओहदे पर बिठा दिया। अल्लाह की बंदी, हम किसी मकसद से इकट्ठे हुए हैं, रिश्तेदारियां पालने को जमा नहीं हुए। गुज़श्ता मुलाकात को डालो भाड़ में और मुद्दे पर आओ। वो इत्मीनान से बोली, मैं भी स्नाइपर हूँ और 800-900 मीटर तक सर में नहीं तो छाती में तो गोली मार ही लूंगी, मगर आपकी तरह नखरे नहीं करती। 500-600 मीटर पर विघ्नेश शुक्ला के सर में गोली क्या मार दी, मिजाज ही नहीं ठिकाने आ रहा। मैंने गहरा सांस लेते हुए अपनी बरहमी पर काबू पाया। कहा, तो आप जैसी अच्छी स्नाइपर के होते हुए मुझ जैसे अनाड़ी की जरूरत क्यों पेश आ रही है? उसने बेबसी जाहिर की। बोली, मुझे नहीं पता, बस बड़ों का फैसला है। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, अच्छा, इस बारे में बाद में तय करेंगे, फिलहाल आप सूरत हाल वाजे करें। वो बोली, कैदी नंबर 113 एक कलानुमा इमारत में कैद है जहाँ। उसने तफसील बताना शुरू की ही थी कि मैंने कता कलामी करते हुए कहा, कैदी नंबर 113 को रहने दें, कैदी नंबर 5 की बात करूँ। वो मुताज्जिब हुई, क्या मतलब? मैंने वजाहत की। कहा, कैदी नंबर 113 सिर्फ एक धोखा है, इसलिए हम कैदी नंबर 5 की रिहाई का लाहे अमल तय करेंगे। वो बोली, वो तो हमारा आदमी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग अपने कहे से पीछे नहीं हटे ना। हमें खुद ही 113 को आज़ाद नहीं कराना तो आपका क्या दोष? वो उलझन आमेज लहजे में बोली, शायद आप बदले में कोई और काम निकलवाना चाहते हैं। मैंने वजाहत की। कहा, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, अलबत्ता बाद में सूरजदास को किसी मदद की जरूरत हुई तो उम्मीद है आप लोग जरूर साथ दोगे। वो बोली, कैदी नंबर 5 रॉ की एक ऑफिसर है, उसके पास ऐसे बहुत से राज हैं जो हमारी तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंक सकते हैं। अपनी आज़ादी और किसी दूसरे मुल्क फरार कराने की शर्त पर वो तमाम राज बताने पर राजी हैं। मैंने मुस्तरिब अंदाज में हाथ मरोड़े। कहा, उसे आज़ाद करवाने के बारे में क्या सोचा है? वो बोली, वो जहाँ कैद है उस जगह का कोड नाम रावण कला है। वहाँ हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त हैं।
हमें हमला करने को न सिर्फ जदीद हथियारों की जरूरत पड़ेगी बल्कि काफी नफरी भी चाहिए होगी। रावण किले में हमारा एक आदमी बतौर खाकरोब मौजूद है, इसलिए इमारत का अंदरूनी नक्शा और हिफाजती इंतजामात के बारे में हमें तफसील से मालूम है। हमारे लिए बड़ा मसला रावण किले की छत पर मौजूद एक पहरेदार और सामने और पुश्त की दीवारों के ऊपर बने मोर्चों में मौजूद पहरेदार हैं। उन्हें नाकारा करने के लिए हमें ऐसा स्नाइपर चाहिए जो 2-2.25 किलोमीटर के फासले से दुरुस्त निशाना साध सके, क्योंकि वहां करीब ऐसी इमारत नहीं है जहां से रावण किले की छत को निशाना बनाया जा सके। क्या आप इतने फासले से स्नाइपिंग कर लेंगे? उसने रावण किले का नाम लेकर करण चावला की मालूमात की तस्दीक कर दी। मैंने कहा, पूछ सकता हूँ आपकी हैसियत क्या है? मेरा मतलब हम दोनों जो कुछ तय करेंगे ये हतमी होगा या इसे मंजूर करने की इजाजत किसी और से लेना होगी? वो साफ गोई से बोली, मैं कमांडर हूँ, मगर मुझसे बड़े भी मौजूद हैं और वो लाहे अमल में तब्दीली करने के मजाज हैं। मैंने फैसला सुनाया। कहा, फिर मैं किसी ऐसे से मिलना चाहूंगा जिसके साथ हतमी मंसूबे पर बात की जा सके। वो बोली, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। उसने बज़ाहिर बरहमी से कहा, मगर होंठों पर खिलता तबस्सुम अल्फाज से मेल नहीं खा रहा था। मैं इत्मीनान से बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि एक मंसूबे के लिए मज़ाकरात करवाता रहूं। मुझे बराह रास्त उस शख्स को मिलना है जो शुरू करो का ऐलान कर सके। उसने इस बात में सर हिलाया। बोली, ठीक है, आप खाना खाकर आराम करें, उससे शाम को मुलाकात होगी। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ आराम करूं? उसने वजाहत की, यहीं पर, और इस दौरान आपको मोबाइल फोन मेरे हवाले करना होगा। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, यह नहीं हो सकता। मैं किसी ऐसे के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता जिसे मुझ पर एतमाद ना हो। वो जल्दी से बोली, बात एतमाद की नहीं, एहतियात की है। मैंने मुंह बनाया। कहा, आपके किसी भी कमांडर से ज्यादा मैं इंडियन सरकार को मतलूब हूँ। वो साफ गोई से बोली, होंगे, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हमारी मजबूरी है। मैंने कहा, शुक्रिया कि आपने उसे अपनी मजबूरी तस्लीम किया है, और आपकी मजबूरी आपके नज़दीक अहम हो सकती है, इसे दूसरों पर मुसल्लत न करें। वो कदरे दुरुस्ती से बोली, एक साथ काम करने वालों का फायदा नुकसान एक होता है। मैं बिगड़ कर बोला, तो आप कब मुझे अपना तस्लीम कर रही हैं? मुलाकात तक कमरे में नज़रबंद रखना और मोबाइल फ़ोन ले लेना क्या ये जाहिर नहीं करता कि मैं एतबार के काबिल नहीं? उसने मफाहमती अंदाज अपनाया। बोली, आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं। मैंने उठने को पर तोले कहा, मोहतरमा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं जो ज़ाया करता फिरूं। मुझे फौरन जवाब दें, नहीं तो खुदा हाफिज। 1 मिनट कहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं टांग पर टांग रख कर बैठ रहा। उसकी वापसी 2-3 मिनट के बाद हुई। बैठने की बजाय वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले हल्की सी ठक हुई। लगा किसी ने उंगली सिर्फ एक बार दरवाजे पर मारी हो। बिमला ने बेसब्री से दरवाजा खोला। एक दराज कद आदमी अंदर आया। उसने मुंह पर मास्क चढ़ाया हुआ था। उसकी चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। बिमला ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। इस असना में वो मास्क उतार कर मेरे करीब पहुंच गया। मैंने नशिस्त छोड़कर उसके मुसाफे के लिए बढ़े हाथ को थामा। मेरे हाथ को दोस्ताना गर्म जोशी से दबाते हुए उसने अपना नाम बताया, दिलजीत सिंह। मैंने कहा, आकाश चड्ढा। उसने कहा बुलंद किया, राजा ज़ीशान हैदर साहब, मैंने अपना असल नाम बताया है। मैं मोतरिज हुआ। कहा, उसूलन तो हमें एक दूसरे के नाम से वाकिफ नहीं होना चाहिए। मुझे बैठने का इशारा करते हुए उसने वजाहत की। बोला, आपका नाम इंडियन अवाम की समातों के लिए नया नहीं है, फिर छुपाने का फायदा? मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा सवाल है। वो खुश दिली से बोला, मजाक कर रहा था। बिमला बोली, मैं चाय लाती हूँ, और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। मैंने पूछा, तो आप करीब ही कहीं मौजूद थे? वो बोला, हाँ, चंद दिनों से मैं भी इस इमारत के एक फ्लैट में मुकीम हूँ। मैंने कहा, माजरत, आपको जहमत दी, मगर ऐसा करना जरूरी था। उसने समझने के अंदाज में सर हिलाते हुए पूछा, बताएं हमारे मंसूबे में क्या कमी है? मैंने अंदेशा जाहिर किया। कहा, मुझे लगता है कैदी की निगरानी बढ़ा दी जाएगी और उसे रावण किले पर हमला करके रिहा कराना मुश्किल होगा। वो मुताज्जिब हुआ। और ऐसा सोचने की वजह? मैंने पूछा, करण चावला को जानते हो? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और सुना है आपने उसे नाकारा कर दिया है। मैंने कहा, ठीक सुना है, और वो नाकारा जरूर हुआ है लेकिन बोल सकता है, और उसने सबसे पहले कैदी नंबर 5 की निगरानी बढ़ाने का हुक्म देना है। दिलजीत बोला, बेफिक्र रहो, उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि कैदी नंबर 5 से हमारी सौदेबाजी हो चुकी है। मैंने कहा, यकीनन ऐसा ही होगा, मगर करण चावला को यकीन है कि मैं कैदी नंबर 5 को छुड़ाने की कोशिश करूंगा। वो शिश्तर रह गया। बोला, क्या रॉ की नाक इतनी तेज है कि जो खिचड़ी पकी नहीं उसकी खुशबू उसने पहले से सूंघ ली? मैंने इंकिशाफ किया, मेजर सुनीता जायसवाल एक पाकिस्तानी की मदद करने के जुर्म में ज़ेर-ए-ताब आई हैं, और वो पाकिस्तानी मैं हूँ। उसने इस बात में सर हिलाया। बोला, लगता है आप हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं।
यकीनन अपनी महबूबा के लिए आप जान लड़ा देंगे। गहरा सांस लेते हुए मैंने गुस्सा जब्त किया और फिर कदरे दुरुस्ती से उसे झिड़का। कहा सरदार हो और चवल न मारे, ये कहाँ मुमकिन है। वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला, कुछ गलत बोल गया हूँ क्या? मैंने वजाहत करते हुए कहा, वो मेरी दीदी हैं। उसने नदामत जाहिर की। बोला, क्षमा चाहता हूँ, मैं लाइल्म था। इस असना में बिमला बर्तनों के साथ नमूदार हुई। हमें चाय पेश करके वो अपनी प्याली उठाकर दिलजीत से थोड़ा सा फासला रख कर बैठ गई। दिलजीत बोला, बिमला मुझे मंसूबा बता चुकी है। 2 किलोमीटर तक मैं हदफ को संभाल लूंगा, लेकिन असल मसला अंदर दाखिल होने वालों के लिए बनेगा। न जाने दुश्मन ने वहाँ कितने अफराद इकट्ठे किए होंगे और वो कितने चौकस होंगे। उसने गेंद मेरी तरफ फेंकी। बोला, आपके पास कोई मंसूबा है? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए सादा सा मंसूबा पेश किया। कहा, अगर तहरीक आज़ादी के 2 कमांडरों की गुफ्तगू दुश्मन तक पहुंचा दी जाए, जिसमें वो रावण किले को तबाह करने का मंसूबा बना रहे हों, तो उम्मीद है रॉ वहां मौजूद अहम अफराद को किसी दूसरे मकाम पर जरूर मुंतकिल कर देगी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल होंगी, और यकीनन रास्ते में हम उन्हें आसानी से शिकार कर सकते हैं। वो तहसीन आमेज लहजे में बोला, बिलाशुबा जितनी तारीफ सुनी थी, आप उससे कुछ ज्यादा ही समझदार निकले हैं। मैंने तस्दीक चाही तो आप मुत्तफिक हैं? वो कुशादा दिली से बोला, दिलो जान से। अचानक मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। स्क्रीन पर सूरज दास का नंबर चमक रहा था। कॉल वसूल करने का बटन दबाते हुए मैंने मोहतात अंदाज में हेलो कहा। सूरज दास की पुर्रोब आवाज उभरी, सुना है कल तुम्हारी बहन को इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, और झूठ ना बोलना, मुझे पक्की इतला मिली है। मैंने चौंकते हुए कहा, किसने बताया है? बोला, बताने वाले कई हैं, बस अफसोस इसका है कि तुमने ये छुपाए रखा। बहरहाल कोई बात नहीं, नाराजी भरे अंदाज में कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई दूसरा इस गुफ्तगू को सुनकर यही समझता कि वो गिला कर रहा है। राब्ता मुनक़ता होते ही मैं दिलजीत सिंह की तरफ मुतवज्जे हुआ। एक खुशखबरी है, वो जल्दी से बोला। सच में? खुशखबरी सुनने का मैं बहुत शौकीन हूँ। बिमला चहकी, मैं भी। मैंने कहा, कल दीदी को दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। वो खुशी से उछल पड़ा, वेरी गुड। मैंने कहा, वक्त कम है, जल्दी से मंसूबा तरतीब देना पड़ेगा। दिलजीत बिमला को मुखातिब हुआ, नक्शा ले आओ। वो मुद्दबाना अंदाज में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। वापसी पर उसके हाथ में बड़ा सा नक्शा था। उसे कालीन पर बिछाकर हम मुनासिब जगह ढूंढने लगे। इस दौरान हमारी बहस भी जारी थी। सबसे पहले तो सड़क की निशानदही जरूरी थी और हमें मालूम ही नहीं था कि वो किस रास्ते से जाएंगे। बिमला उस इलाके की हमसे ज्यादा वाकिफ थी। उसने एक जगह पर निशान लगाकर दलाइल से साबित किया कि वो जगह हर लिहाज से मुनासिब थी। अगले मरहले में हमने लाहे अमल तरतीब दिया। तय हुआ कि सुबह सादिक से पहले रवाना हो जाएंगे। मैंने और बिमला ने वहीं से रवाना होना था। दिलजीत सिंह ने अपने बाकी साथियों के साथ हमें घात के मकाम पर मिलना था। बातचीत के लिए भी मखसूस कोड हमने तय कर लिए थे, ताकि मोबाइल पर बात करते हुए अगर कोई हमारी गुफ्तगू सुन भी ले तो समझ न सके। दिलजीत सिंह मोहतात रहने की ताकीद करते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद मैं भी 2-3 जरूरी काम निपटाने निकल आया। सबसे पहले मैंने सूरज दास से मुलाकात की और चंद बातों की तस्दीक चाही, मगर उसे ज्यादा तफसील मालूम न थी। सिर्फ इतना मालूम था कि ममता दीदी और 2 खास कैदियों को दिल्ली भिजवाया जा रहा था। ये कार्रवाई खुफिया रखी जा रही थी, मगर मारखोर के जराए ने उस रात तक रसाई पाली थी। उन्होंने 3 गाड़ियों में रवाना होना था, 2 डबल कैबिन और 1 कैदियों की बंद वैन। डबल कैबिनों में सादा लिबास में हथियार बरदार कमांडोज मौजूद थे। उन्होंने रुके बगैर दिल्ली पहुंचना था, जहां तीनों कैदी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाते। तफसील जानकर मैं मुस्तफसिर हुआ। मुहाफिजों की तादाद मालूम है? उसने नफी में सर हिलाया। बोला, मालूम नहीं, अलबत्ता अंदाजन दर्जन भर से ज्यादा मुहाफिज होंगे। मैं अलविदाई मुसाफा करके बाहर निकल आया। वहां से मैं विश्वास सिंह के पास पहुंचा। उसने SR1 मंगवा ली थी। उसे इजमालन सूरत हाल से आगाह करके मैंने रात का खाना उसके हमरा खाया और बिमला के फ्लैट की तरफ चल पड़ा। वो शिद्दत से मेरी मुंतजिर थी। बोली, इतनी देर लगा दी? कसम से सख्त भूख लगी हुई है। सोफे पर नशिस्त संभालते हुए मैं इत्मीनान से बोला, खाना खा लिया है। वो मुंह बनाकर बोली, तो मुझे बताकर जाना था, खामखा इतना एहतमाम किया है। मैं बेजारी से बोला, शायद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि इकट्ठे खाना खाएंगे। वो खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। खाना उसने बावर्ची खाने में ही खाया था। इस दौरान मैं मंसूबे पर असर नौ गौर करता रहा। वो चाय के बर्तनों के साथ बावर्ची खाने से निकली थी। चाय पीकर मैं उसके बताए हुए कमरे में आराम करने लेट गया। 4-5 घंटों की मोहलत मौजूद थी। मेरी आंख मोबाइल फोन के अलार्म से खुली, जो मैंने सोने से पहले लगा दिया था। जब तक मैं ताज़ा दम होता, बिमला ने नाश्ता तैयार कर लिया था। पुरतकल्लुफ नाश्ता करके हम जाने को तैयार थे। उसके पास ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल मौजूद थी, जिस पर उसने काफी मशक की थी और 800 तक दुरुस्त फायर कर लेती थी।
पार्किंग में उसकी सुजुकी कार खड़ी थी। हमने डिग्गी में बैग रखे और मुंह अंधेरे निकल आए। मैंने पूछा, उस दिन आपको मोटरसाइकिल पर देखा था? वो बोली, एक नर्स के साथ मोटरसाइकिल ही जचता है। वैसे भी ये कार मिशन पर इस्तेमाल के लिए रखी है और इसके कागजात पुष्पा कुमारी के नाम के बने हैं। हमें चलते हुए चंद ही मिनट हुए थे कि दिलजीत की कॉल आ गई। बिमला ने मुख्तसरन कहा, हम निकल चुके हैं, और कॉल मुनक़ता कर दी। तुलुए आफ्ताब के साथ पैगाम की घंटी बजी। बिमला ने स्क्रीन पर नजरें दौड़ाईं। वो निकल पड़े हैं। ये कहते हुए बिमला ने मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पैगाम पढ़ा। लिखा था, आज मिलने नहीं आ सकता, अभी कहीं जा रहा हूँ। दिलजीत सिंह ने मुख्तलिफ मकामात पर 5 ऐसे आदमी मुकर्रर किए थे जिन्होंने वक्फे वक्फे से गाड़ियों का ताक़ुब करना था। ताक़ुब का तरीका ऐसा मुनज़्ज़म रखा गया था कि किसी को उन पर शक नहीं हो सकता था, क्योंकि हर चंद किलोमीटर के बाद ताक़ुब करने वाला तब्दील हो जाता। हमने मुंबई दिल्ली हाईवे पर चढ़कर रफ्तार बढ़ा दी। दिलजीत सिंह अपने आदमियों के साथ रात ही को मतलूबा मकाम पर पहुंच चुका था। दरियाए वेतरना का पुल उबूर करके हम 9-10 किलोमीटर आगे गए होंगे कि बिमला ने कार सड़क से उतार ली। वहां एक बड़ा मोड़ था। सड़क के बाईं जानिब 200-300 मीटर के फासले पर एक नहर जारी थी। वहां दिलजीत सिंह अपने साथियों के हमरा मौजूद था। वहां सड़क अंग्रेजी हर्फ एल की तरह एकदम मुड़ रही थी। उससे थोड़ा आगे चढ़ाई शुरू हो जाती थी। सड़क के बाएं जानिब नशेबी जमीन थी, जबकि दाएं जानिब कदरे बुलंद थी, और ये बुलंदी आगे जाकर बतदरीज बढ़ रही थी। हम दाएं बाएं की बजाय सड़क की सीध में आगे बढ़ गए। सड़क के एकदम मुड़ने की वजह से हम बाईं तरफ आ रहे थे। कार हमने ऐसी जगह खड़ी की जो सड़क से नजर न आए और हमसे ज्यादा दूर भी ना हो। बिमला को मैंने वहीं छोड़ा और खुद मुखालिफ जानिब यानी सड़क के दाएं जानिब ऊंचाई पर चला गया। आमतौर पर घात लगाने वाली टोलियां हदफ के एक ही जानिब बिठाई जाती हैं ताकि अपने बंदे एक दूसरे के फायर से जख्मी न हो जाएं। मगर यहाँ मामला दूसरा था। घात में उमूमन तबाही फैलाई जाती है, जबकि यहाँ हमने अपने साथियों को आज़ाद कराना था। अगर हम बर वक्त हालात पर काबू न पा सकते तो उन्हें कुमक मिल सकती थी, जिसके बाद नाकाम होना हमारा मुकद्दर बन जाता। 8 मुसल्ला अफराद भी सड़क के दाएं जानिब मुनासिब मकामात पर छुप कर बैठ गए थे। काफिले के बारे में हमें पल पल की खबर पहुंच रही थी। आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब हमारी सिग्नल पार्टी ने काफिले की आमद का ऐलान कर दिया। हम सब कम रेंज वाले वायरलेस सेटों पर मिलाप में थे। जल्द ही मुझे पहली डबल केबिन दिखाई दे गई थी। उसकी बॉडी में 2 अफराद बैठे हुए थे। अगली नशिस्त पर ड्राइवर और सेकंड सीटर, अकबी सीट पर 3 अफराद और 2 अफराद बॉडी में। मजमूई तौर पर 7 अफराद थे। उसके 15-20 गज पीछे सफेद रंग की वैन थी जिसकी बॉडी बंद थी, और उसे मजीद 15-20 गज अकब में दूसरी डबल कैबिन थी। मैंने अगली डबल कैबिन के सामने और ड्राइवर के मुखालिफ जानिब वाले पहिए पर शिस्त साधी। जो ही गाड़ी मुड़ने लगी मैंने लबलबी दबा दी। 300-400 मीटर के फासले पर SR-1 को अनाड़ी स्नाइपर भी चलाता तो शायद उसकी गोली भी खता न जाती। पहिया फटने से गाड़ी लहराई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को उलटने से बचाया। गाड़ी सड़क से उतर गई थी। उसमें बैठे कमांडोज बिजली की सी तेजी से बाहर निकले और सड़क के दाएं जानिब आड़ पकड़ ली। कैदियों वाली वैन भी रुक गई थी। आखिरी गाड़ी के मुहाफिजों ने भी अगली गाड़ी की तकलीद करते हुए मोर्चे संभाल लिए थे। अचानक मेगाफोन पर दिलजीत सिंह की आवाज बुलंद हुई, हथियार फेंक कर तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो। दिलजीत सिंह सड़क से 100-150 गज के फासले पर एक बड़े पत्थर के अकब में था। उन्हें आवाज चूंकि पुश्त की जानिब से सुनाई दी थी, इसलिए वो फौरन मुड़े और उस पत्थर पर फायर झोंक दिया जिसके अकब में दिलजीत सिंह ने आड़ पकड़ी हुई थी, और ये बाज़ाब्ता ऐलान था कि वो मुकाबला करने को तैयार थे। मैंने सबसे दूर बैठे हुए शख्स के सर पर शिस्त साधी और लबलबी दबा दी कि यही मंसूबा था। मुकाबले की सूरत में हमें फौरन उन्हें खत्म करना था। हदफ नीचे गिर कर तड़पने लगा। मैंने सूरत से दूसरे आदमी पर शिस्त साधी और लबलबी दबा दी। दूसरे के गिरते ही उन्होंने राइफलों के दहाने खोल दिए थे। मैं कदरे दूर था और आड़ भी पकड़ी हुई थी, जबकि बाकी तमाम 100-150 कदमों के फासले पर इत्मीनान भरे अंदाज में पत्थरों के पीछे लेटे थे। मैंने तीसरे, चौथे और फिर 5वें को निशाना बनाया। इस असना में बिमला भी 3 को निशाना बना चुकी थी। मुकाबला करने वालों को आड़ नहीं मिल रही थी कि जहां वो छुप जाते। तभी एक ने अपना हथियार फेंक कर हाथ उठा लिए और उसकी देखा देखी बाकियों ने भी हथियार फेंक कर जान बचाने में आफियत समझी। दिलजीत सिंह ने हुक्म जारी किया, हाथ सर पर बांध कर आगे चलते आए। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े, दिलजीत सिंह के ढाटा पोश साथियों ने पत्थरों के अकब से निकलकर उन्हें राइफलों के निशाने पर रख लिया। कैदियों वाली वैन के ड्राइवर और सेकंड सीटर समेत वो 8 मुहाफिज थे। तभी कैदियों वाली वैन का दरवाजा खोलकर 2 मुहाफिज कैदियों को यरगमाल बनाए बाहर निकले।
एक मुहाफिज ने लड़की के गले में बाजू डालकर उसके सर से पिस्तौल की नाल लगाई हुई थी, जबकि दूसरे ने एक मर्द कैदी के साथ यही सलूक किया था। यकीनन वो लड़की ममता दीदी थी। उन्होंने वैन की बॉडी से पुश्त टेक कर अपने अकब को महफूज किया। वो कैदियों को लेकर भागना चाहते थे। मैंने पूछा, पुष्पा तुम्हें दुश्मन नजर आ रहे हैं? बिमला की मायूसी भरी आवाज आई, नहीं, उन्हें वैन की आड़ मयसर है। मैंने टेलीस्कोप साइट के मैग्निफिकेशन एडजस्टमेंट नॉब से दिखाव को बढ़ाया और आई लेंस फोकसिंग नॉब से मंजर को वाजे करके दुश्मन के हाथ पर शिस्त साध ली। मुझे लग रहा था कि उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उसे सर में गोली मारने में ये खतरा था कि इस दौरान उंगली दब जाने की सूरत में ममता दीदी न बच पाती। मैंने उसके हाथ पर शिस्त साधी और लम्हा जाया किए बगैर लबलबी दबा दी। गोली उसके हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके चेहरे से इस जोर से टकराया कि वो नीचे गिर गया। ममता दीदी के हाथ पुश्त की जानिब बंधे हुए थे। मैंने फौरन दूसरे शख्स पर शिस्त साधी जो पिस्तौल को लहरा लहरा कर कुछ कह रहा था। यूं पिस्तौल की नाल का रुख ऊपर को उठ गया। बगैर लम्हा जाया किए उसके सर पर शिस्त लेते हुए मैंने गोली चला दी। वो उछल कर दीवार से टकराया और नीचे गिरकर हाथ पांव झटकने लगा। दिलजीत की तहसीन आमेज आवाज बुलंद हुई, गुड शॉट। मैंने कहा, पुष्पा वक्त नहीं है, जल्दी करो। मैंने SR1 को उसी हालत में कंधे पर रखा और तेज रफ्तारी से नीचे जाने लगा। दिलजीत अपने आदमियों के हमरा पहले से कैदियों के पास पहुंच गया था। उसमें 2 पाकिस्तान के ऑफिसर जासूस थे और तीसरी ममता दीदी थी। मेरे पहुंचने तक उन्होंने ममता दीदी की हथकड़ी खोल दी। उसकी नजरें मेरी तरफ मुतवज्जे थीं। मैं जूं ही करीब पहुंचा, वो भागते हुए मेरी तरफ बढ़ी। राज मेरे शहजादे, मेरी जान, मेरे भाई, गुलूगीर लहजे में कहते हुए उसने मुझे बाहों में भर लिया। बोली, मैं जानती थी कि तुम आओगे, तुम जरूर अपनी बहन को बचाने आओगे। मुझे पूरा यकीन था, मैं मुंतजिर थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मुंतजिर। बेरब्त अल्फाज होंठों से अदा करते हुए वो आंसू बहाती रही। दिलजीत सिंह कदरे नदामत से बोला, ज़ीशान भाई वक्त कम है। मैंने कहा, हाँ चलते हैं। और मैंने ममता दीदी को खुद से अलहदा किया। खासी कमजोर हो गई थी। रेशमी बाल उलझे हुए और बेरौनक लग रहे थे। चेहरे पर भी 2-3 नील नजर आ रहे थे और लगता यही था कि बाकी बदन पर भी तशद्दुद के निशानात ने होना था। उन्होंने हल्के नीले रंग का पाजामा और उसी रंग की कमीज पहनी थी, बिल्कुल जैसे ऑपरेशन थिएटर के मरीजों के कपड़े होते हैं। बदन से हल्की बू ऐसे उठ रही थी जैसे उन्हें नहाए हुए काफी अरसा हो गया हो। शायद उन्हें भूखा भी रखा जाता हो। इंडियन अकूबत खाने में मैं चंद दिन गुजार चुका था और अच्छी तरह जानता था कि वो किस तरह तशद्दुद कर सकते थे। दीदी का जुर्म तो मुझसे भी ज्यादा था कि गद्दार को जासूस से ज्यादा सदोकोप किया जाता है। यही वजह तो थी कि करण चावला को उसके बारे में खुली छूट दे दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट में इस कहानी के राइटर रियाज आकिब कोहलर और हमारी इस काविश के बारे में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।